हम सब कह चुके हैं कि अरशद शरीफ ने अपने खून से जो लकीर खींच दी है वो हमेशा याद रहेगी। अगर किसी आस्तीन पर अरशद शरीफ का खून नहीं है तो उस आस्तीन को, उस बाजू को क्यों छुपाया जा रहा है? हजारों लोग कंटेनर में साथ चल रहे होते हैं क्योंकि बोल की जो आपकी टीम है वो एक्सटेंसिव इसको कवर कर रही है। 9000 पुलिस वाले जो हैं इन्होंने सिंध से यहाँ पे लगा लिए हैं। उसकी वजह से सिंध में क्राइम कम हुआ है। फॉर्मल मीडिया है उसको आज़ादी से काम करने देना, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया की तंजीमें हैं तो वो एक बिल्कुल नाकाम साबित हुई हैं और मीडिया के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे मुंह पर क्या उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, स्टूपिड लिखा हुआ है हमारे मुंह पे कि हम मान जाए आप गुडी गुडी खेल रहे हैं, ये तालियां बजाएं बैठ के, बड़ा शानदार कमीशन बन गया। ये जो FIRs कटी हैं इनका मतन देखा जाए कि ये एक जैसी FIRs कैसे कट गई पाकिस्तान के हर शहर में 4-5 बंदों के ऊपर रातों रात और कटती चली गई। जिन लोगों ने अरशद शरीफ को धमकाया ना, उन्होंने साबिर शाकिर को धमकाया, उन्होंने मुझे भी धमकाया और बाकी दोस्तों को भी उन्होंने ही धमकाया। ये इमरान रियाज मेरे कॉलीग हैं, इन पे आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कटवाया, आपने समी इब्राहिम पे कटवाया, आप पता नहीं अब मेरी शायद बारी आ जाएगी। बदकिस्मती से ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये मिजाज बन गया है कि वो सिर्फ उन रिपोर्टर्स को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाती हैं जिनका उनको पता होता है कि वो कोई सख्त और तल्ख सवाल नहीं करेगा। वेलकम बैक नाजरीन टू द ट्रांसमिशन। अमीर गुफ्तगू कर रहे थे हम, आपने सुनी इमरान भी क्या कह रहे थे, सदीक जान ने भी आपको ये बताया। मैं आपसे एक दूसरे थोड़ा से मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, इसलिए कि मुख्तलिफ तो नहीं है, जुड़ा हुआ तो इसी से ही है। जैसे इमरान रियाज भी कह चुके हैं, हम सब कह चुके हैं कि अरशद शरीफ ने अपने खून से जो लकीर खींच दी है वो हमेशा याद रहेगी। अब हकीकी आज़ादी मार्च के साथ साथ एक और अहम मामला भी है और दोनों जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि जिस तरह सहाफ़ियों को धमकाया जा रहा है, लोगों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अपने मुल्क की सरजमीन आपके लिए तंग की जा रही है, आपको बाहर भागना पड़ रहा है, लोग दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पड़ रही है। अच्छा, आज उनकी वालदा ने ये मुस्तरद कर दिया है इस कमीशन को। वैसे भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का जो जुडिशल कमीशन है उसके पास क्या अथॉरिटी है? क्या वो केनिया से किसी को बुला सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है? ये क्यों आई वॉश कर रहे हैं, क्यों इस मामले को पे सियासत ही कर रहे हैं? जाहिर सी बात है इनका और क्या काम है, लेकिन आपकी क्या राय है अमीर इस पर? अमीर को मेरी आवाज जा रही है या किसी को भी नहीं जा रही? जैस्मिन आवाज आ रही है? जी इमरान, आप मेरे ख्याल से अमीर को नहीं, आपने सुन ली मेरी बात? जैस्मिन हम सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा जी अमीर, मैं आपसे इस पे बात कर रही थी, मैंने कहा आपका भी मौक़िफ़ ले लूं। जी आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी। आप एम आई ऑडिबल? जी और ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। जी देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर किसी आस्तीन पर अरशद शरीफ का खून नहीं है तो उस आस्तीन को, उस बाजू को क्यों छुपाया जा रहा है? वजह क्या है इसकी? चले हम तो साफ़ी हैं, हम तो उसके कबीले से हैं, हम तो उसके दोस्त हो सकते हैं, वो हमारा सीनियर था, हमारा भाई था, जो भी आप कह लें, हमें एक तरफ रख दें आप। हम तो पहले दिन से मुतालबा कर रहे थे कि हमें इस मुल्क के किसी इदारे की तहकीकात या इस मुल्क के किसी भी तहकीकाती कमीशन पे कोई एतबार नहीं है। अब ये जो तहकीकाती कमीशन बना है, ये जो जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा साहब है, जरा इनका तारुफ भी सुन लें आप। अब्दुल शकूर पराचा साहब ने 3 नवंबर 2007 परवेज मुशर्रफ के PCO के तहत हल्फ उठाया था। माशाअल्लाह। जो शख्स PCO के तहत हल्फ उठाता है जैस्मिन, उसके बारे में तासुर यह पाया जाता है कि वो कमजोर किरदार का मालिक होगा या उसके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे। और 2009 में 14 अगस्त शायद 2009 की बात है, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी थी। उसके बाद इनको सेक्रेटरी लॉ बनाया गया 2018 की इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, यानी इलेक्शन से पहले। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो चूंकि ये सेक्रेटरी लॉ थे, इनके ऊपर फरोग नसीम जो लॉ मिनिस्टर थे, अब फरोग नसीम किधर से बनाए गए थे लॉ मिनिस्टर, उनके कहां ताल्लुकात थे, वहां से आप अंदाजा कर लें कि फिर सेक्रेटरी लॉ के ताल्लुकात कहां हो सकते हैं। 3 बार इस सेक्रेटरी लॉ को एक्सटेंशन दी गई, 3 बार, 3 दफा इसके कॉन्ट्रैक्ट को तोसी दी गई। जो शख्स अपने करियर में स्टैंड न ले सकता हो, वो क्या साफ इंक्वायरी करेगा? अमीर एक सेकंड दीजिएगा मुझे, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम जी। फवाद कैसे हैं आप, खैरियत से? बहुत शुक्रिया जी, बस नजले जुकाम, क्योंकि कंटेनर पे आज 4-5 दिन हो गए हैं। आई नो वो फ्यूम्स और सारा उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, और कल एक हादसा भी हो गया, बहुत ट्रेजेडी हो गई, उसकी वजह से भी बड़ा अफसोस हुआ। आप लोग गए, ताज़ियत भी किया, और जाहिर है आप सबके लिए भी बड़ा शौक था ना। मैंने देखा आप भी एकदम हैरान, और खान साहब भी नीचे अचानक दौड़े, बिकॉज इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह वो हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। फवाद, हमें ये बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, शायद स्ट्रैटेजी चेंज की आपने, क्योंकि जिस तरीके से मार्च चल रही है और लोग निकल रहे हैं, तो अब ये नहीं, ये अगले जुम्मे को तो नहीं पहुंच सकता। देखिए अभी जो है ना बहस चल रही है, मसला हमारा इस वक्त ये आ रहा है कि जो लोग हैं वो हजारों लोग कंटेनर में साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि बोल्ट की जो आपकी टीम है वो एक्सटेंसिव जिसको कवर कर रही है, और वो आपको सबसे अच्छा बता सकते हैं कि किस तरह से जब कंटेनर जो है ये मुसलसल इसके साथ हजारों लोग सफर करते हैं और वॉक कर रहे हैं। अब हम उसको तेज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर हादसों की जो है वो बढ़ जाती है प्रॉब्लम, और वो हादसे से बचने के लिए हमें बहुत स्लो चलाना पड़ता है। तो जो टोटल सफर, और तीसरा ये है कि हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मगरिब के बाद हम जाना नहीं चाहते, लिहाजा ये जो सारा मामला है ये है कि तकरीबन हम, आप समझिए कि 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है वो हम कर नहीं सकते एक हल्ले में, और टोटल दिन में 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर का सफर होता है, जिसकी वजह से हमारा सारा शेड्यूल जो है वो ऊपर नीचे हो गया है। और अब इसमें दो इस वक्त एक चल रहा है कि देखें ना, एक तो इतना ज्यादा जो एफर्ट इन्वॉल्व है लोगों की, हम वो भी चाहते हैं कि वो पूरी जो है वो लोग नजर आए, उनको एफर्ट उनकी जो है वो नजर आए, और इस्लामाबाद पहुंचना भी जरूरी है। तो ये अब इस डायलेमा में है, कोशिश तो होगी जल्दी पहुंचे, लेकिन इसमें लगता है कि डिले हो जाएगा। बट नॉट फ्राइडे ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। इस फ्राइडे को तो मुश्किल लग रहा है। कल का पूरा दिन गुजरांवाला में होगा, और उसके साथ भरपूर तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ मुलाकातें भी होंगी, और जाहिर सी बात है मोमेंटम जो आप बिल्ड कर रहे हैं मूविंग थ्रू पंजाब। मुझे ये बताइएगा फवाद के ये जिस तरह पकड़ धकड़ का सिलसिला अभी इस हद तक तो नहीं जारी किया, करने जा रहे हैं, होटलों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, अब रेड जोन जो है वो मजीद बढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहां तक पहुंचा रहे हैं, तकलीफों में मजीद इजाफा कर रहे हैं, ना सिर्फ शहरियों की, बल्कि एक तरफ कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में लोग नहीं हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको दिखाओ भी मत, और रेड जोन भी बढ़ा दिए। आपसे कुछ देर पहले मैं सलमान अकरम राजा से बात कर रहा था, जो हमारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जी, ये जो उन्होंने केस फाइल किया है कि लॉन्ग मार्च को रोकें, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि जो आज नवाज शरीफ की ट्वीट है, और फिर राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं, फिर मरियम औरंगजेब जो बात कर रही है कि इनके लॉन्ग मार्च में 2 से 3 हजार लोग, अब अगर इनकी स्टेटमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करे, तो फिर तो ये पिटीशन वैसे ही इट शुड बी थ्रोन आउट, क्योंकि अगर इतने कम लोग हैं तो फिर ये पिटीशन क्यों कर रहे हैं। पूरे सिंध की 9000 पुलिस वाले जो हैं इन्होंने सिंध से यहाँ पे लगा लिए हैं, उसकी वजह से सिंध में क्राइम कम हुआ है क्योंकि पुलिस यहाँ पे आ गई है, लेकिन बहरहाल वो भी एक देखना है। उसके साथ जो ये लोग जो कह रहे हैं सारे, अगर लोग नहीं है तो फिर इतनी हैसल क्या है, फिर इतना प्रॉब्लम क्या है, फिर हमें आने दें, हम 2-3 हजार लोगों के साथ आएंगे, बैठेंगे, अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन घबराए हुए बहुत है, समझ नहीं आ रही। अच्छा फवाद, मुझे जी सॉरी इमरान, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? कुछ नहीं, आप करें सवाल। अच्छा अमीर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? फवाद को काफी खांसी और तबीयत भी खराब लग रही है। चले फिर इनको ज्यादा सहमत नहीं देते, लेकिन फवाद साहब ये जो हुकूमत की बौखलाहट है और हुकूमत के आसान खता हैं, कभी वो होटल्स वालों को डरा धमका रहे हैं कि आपने कमरे नहीं देने, भाई किस कानून के तहत आप, किसी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको गारंटीड है कि आप बिजनेस कर सकते हैं मुल्क में, रियासत का काम नहीं मुदाखलत करना, यहाँ आपके लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, कंटेनराइजेशन शुरू हो गई। तो अगर ये रेड जोन को अभी तो ये 0 पॉइंट तक लेकर आए हैं, अगर ये इसको रवात टी चौक तक भी लेकर चले जाए तो जितने लोग निकल रहे हैं ये रुक नहीं सकेगा ये मामला। इनके बस में हो तो ये तो पंजाब और केपी को भी रेड जोन ही डिक्लेयर कर दें, लेकिन वो डिक्लेयर कर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि हम आपको जजमीन को
बड़ा मिस कर रहे हैं कंटेनर पे। मैं आ रही हूँ फवाद, मैं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ। जस्ट इन इंशाल्लाह 2-3 डेज यू विल सी मी देयर, क्योंकि जाहिर सी बात है 2014 में जो मैंने दुर्रे खाए थे और आंसू गैस, तो इस दफा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान तो आज हमारे साथ रहे और उन्होंने खुद सारा जो है वो देखा, बल्कि काफी लोगों को तकलीफ भी हुई आज जो उन्होंने इंटरव्यू लिया, क्योंकि लोग जो है लंदन भेज चुके थे। तो बहरहाल हम आपके और सदीक जान भी थे और वो समी इब्राहिम जो थे वो थे, तो पूरा बोल जिस तरीके से कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली, जाहिर है उसके तो कोई और करीब भी नहीं है। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप भी दोनों, अमीर अब्बास और आप जजमीन, आप जो है आप भी हमारे पास आए। डन फवाद, इंशाल्लाह मेरी तो कमिटमेंट है आपसे। इमरान हो चुके हैं और अब मेरी बारी है और उसके बाद अमीर की। बिल्कुल जी, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी फवाद चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखें, हमने जो स्ट्रेटेजी नोट की है वो ये की है कि हुकूमत करती ये है, या हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट ही करती है, हुकूमत की क्या औकात है, वो करते ये हैं कि जिस शहर में आपका लॉन्ग मार्च दाखिल होने वाला होता है वहां पे पहले बोल टीवी को बंद कर देते हैं, ताकि रेगुलर मीडिया पे लोगों को पता ही ना चले कि लॉन्ग मार्च अब उनके शहर की तरफ आ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपने तौर पे तो ये चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन जो एक यूनिफाइड एफर्ट होती है कि मिलजुल कर उसको बाकायदा एक तंजीमी शक्ल के अंदर लोगों को आगाह किया जाए विजुअल्स के साथ कि अब हम इस स्टेशन पे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा और मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब, अभी आने वाले दिनों में आप और ज्यादा हैंडी हो जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा मीडिया के ऊपर दबाव। बिल्कुल सही बात है, मीडिया पे बड़ा दबाव है अब भी, लेकिन इसीलिए फिर हमने एक डायरेक्ट सैटेलाइट लिंक के जरिए जो यूट्यूब चैनल है हमारा वो 24 आवर्स वो चल रहा है और वो क्लीन फीड दे रहा है सारे मीडिया को, और इसमें जो कमी है उसको और भी दूर करने की जरूरत है वो कर लेते हैं। लेकिन असल में तो जो फॉर्मल मीडिया है उसको आज़ादी से काम करने देना, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया की तंजीमें हैं जो वो एक बिल्कुल नाकाम साबित हुई हैं और मीडिया के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आपके सामने है, और ये सारी कागजी तंजीमें थी। फवाद साहब एक सेकंड देखें, मीडिया की तंजीमें हमेशा हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करती हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जिस दिन हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म करेगी फिर आप देखिएगा हम कैसे रिटेलिएट करेंगे। एक्चुअली तो हुकूमत नहीं कर रही। सही बात, ऐसा ही। थैंक यू। अच्छा फवाद साहब, जरा अरशद शरीफ साहब के बारे में अगर आपसे आखिरी सवाल कर लें, अब चूंकि उनकी वालदा की तरफ से भी अब स्टेटमेंट आई है, वो मुस्तरद कर रही हैं ये जो भी हुकूमत आई वॉश इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कमीशन है। देखिए खुद तो इनकी हालत ये है कि ये पाकिस्तान के डॉक्टर्स पर अपने इलाज के लिए एतमाद करने को तैयार नहीं है और कहते हैं बाहर के डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। अरशद की तहकीकात कहते हैं वो यहीं से होगी, बाहर से नहीं होगी। इसमें वो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की थी। उन्होंने ये कहा था कि देखें इसमें ना 3 मुल्कों की जुरिसडिक्शंस इन्वॉल्व है। एक पहली हिस्सा ये है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने पे किसने मजबूर किया, कैसे हुआ और वो पाकिस्तान से बाहर क्यों गए, जो पाकिस्तान में तहकीक होनी है। फिर दूसरा पार्ट है कि यूएई में उनको क्यों जो है वो यूएई से जाने पे मजबूर किया, किसने किया, कैसे किया, और जो ये बात आ रही है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें लेटर लिखा हुआ था या नहीं था, जो भी हालात थे, किन हालात में वो कीनिया पहुंचे और फिर कीनिया में जो एक्चुअल इंसिडेंट है उसकी तहकीकात। अब ये जो कमीशन पाकिस्तान खाली बनाएगा उसको बाकी मुल्कों की जुरिसडिक्शन नहीं मिल सकती, लिहाजा एक इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही एक ऐसा इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने जो कि इन चीज़ों को देख सके, या फिर जो IPU है, इंटरनेशनल जो आपकी जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक यूनियन है, उसको जो है ये कहा जाए कि वो अपने जो उनका गालबन क्लॉज 19 है जिसके तहत वो इस तरह की जो जर्नलिस्ट जहाँ पे इन्वॉल्व हो वो इंक्वायरी कर सकते हैं, या वो और हम भी उस ट्रीटी में शामिल हैं, तो या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवा ले। पाकिस्तान में तो अगर आप जितना भी अच्छा बंदा भी लगा लें तो उसकी जुरिसडिक्शन बड़ी लिमिटेड होगी। इधर हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। That's correct, सही कह रहे हैं कि ये हमारा जुडिशल कमीशन उसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं है ना। फवाद चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी और आ रही हैं और अमीर भी आ रहे हैं उसके बाद। फवाद चौधरी से बात कर रहे थे नाज़रीन, और
अमीर, ये फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है ना, ये उस वक्त मैं आपसे यही पूछ रही थी, यही मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जुरिस्डिक्शन क्या है, वो किसको बुलाएंगे। आज तक वो मुझे याद है मेमो गेट पे हमारे सफीर थे जो भाग गए, वो जिंदगी भर दोबारा कभी वापस नहीं आए। हक्कानी साहब उनको बुला बुला के थक गए, हालांकि उनके पास शायद ड्यूल नेशनैलिटी थी, चले अमेरिकन तो थी, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने से चले गए और उनको कोई ना बुला सका। तो यहाँ तो 3 ममालिक हैं, मतलब ये क्या फाइन करेगा कमीशन? चले छोड़े टेक्निकलिटीज को, ये क्या फाइन करना चाहता है, क्या कर सकता है ये फाइन? देखिए वो तो ऑब्वियसली एक इसकी जुरिस्डिक्शन और डोमेन का मामला आ गया है, चूँकि ये फॉरेन लैंड के ऊपर ये असैसिनेशन हुआ है, फिर उसमें यूएई भी इन्वॉल्व है, चूँकि अरशद पहले वहाँ से गए, फिर वहाँ से क्यों निकाला गया या मजबूर क्यों किया गया वहाँ से जाने पे कीनिया, ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ एक हद से ज़्यादा नहीं देख सकती। फिर आप देखिए आईबी और एफआईए ये दोनों हुकूमत के मातहत इदारे हैं, अगर इसमें कहीं रियासत का कोई अमल दखल है इस असैसिनेशन के अंदर, हमारे मुंह पर क्या उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, स्टूपिड लिखा हुआ है हमारे मुंह पे कि हम मान जाए आप गुडी गुडी खेल रहे हैं, ये तालियां बजाएं बैठ के बड़ा शानदार कमीशन बन गया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? रियासत कौन सा सरकारी मुलाजिम, जैस्मिन मुझे आज खड़ा करके हाथ दिखा दे 20-25 लाख सरकारी मुलाजमीन में से कि हाँ मैं वो माइका लालू जो इस रियासत के सामने, इसके इलीगल ऑर्डर के सामने खड़ा हो सकता हूं। सारा स्टेट क्राफ्ट कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया हुआ है भाई आपने, सबकी लॉयल्टीज बन चुकी हुई है, किसी की किसी पार्टी के साथ है, किसी की किसी इदारे के साथ है। ये लाश ताकुब करेगी, रियासत का ताकुब करेगी। अरशद की तुरबत की मट्टी खुश्क नहीं होगी, आप याद रखिएगा। और अब तो पाक फौज कह रही है भाई, पाक फौज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, एक दफा नहीं 2 दफा डीजीआई इस्पिया ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप आलमी इदारों से करवा लें। अब आपको किस बात की झिझक महसूस हो रही है भाई? और आपने जज भी वो हीरा चुन के लगाया कि जिसके अपना जो माजी का जो बतौर जज या बतौर वकील या जो भी उनका प्रोफाइल का कैरेक्टर है, उसमें जगह जगह पे बहुत सारे डॉट्स हैं। आप लगाते ना किसी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद को लगाते, आप इस तरह के बड़े काबिल एहतराम नाम है, हालांकि वो तो इमरान खान की पार्टी छोड़ गए थे, खिलाफ है इमरान खान के, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ढूंढने से आपको मिल सकते हैं कि जिनका किरदार शफाफ है, वो किसी के रोब या दबदबे तले नहीं आएंगे। आपने चुन के वो हीरा लगाया। और अब शुक्र है, मैं तो उनकी वालदा का, अरशद की उनके स्टेटमेंट आ गई। पहले तो चले हम सारे शोर मचा रहे थे कि हमें मंजूर नहीं है, तो हमें कह सकते थे कि भाई तुम कौन होते हो, तुम्हें मंजूर है या नहीं मंजूर है। अब तो उनकी फैमिली ने कह रहे हैं। इमरान, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, मैंने जितनी देर आप बात कर रही थी, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्चुअली जिन चीजों को देखना है। एक तो उनकी फैमिली ने मुस्तरद कर दिया, माजी ने बहुत अच्छा किया और हम सबसे बेहतर दिमाग माजी का चलता है। मैंने देखा है कि जिस वक्त हम सब टूटे हुए थे वो हमें भी संभाल रही थी। हिम्मत लेनी होती थी ना उस वक्त, तो अंदर चले जाते थे, माजी को मिलकर आते थे, तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे देता था। एक तो ये देखें कि अरशद शरीफ ने अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को, सबसे पहले उनका बगौर जायजा लिया जाए, वो वाला कमीशन बना के यूएन का जो उनकी फैमिली तकाजा कर रही है। दूसरा, सेनेट की जो कमेटी है कायमा की इतलात की, उसके अंदर अरशद शरीफ साहब ने मेरी मौजूदगी में 2 मरतबा उन खतरात का इजहार किया और रिकॉर्ड के ऊपर चीजें लेकर आए। वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, उनको निकाला जाए। तीसरा, जो दाखिला की कमेटी है सेनेट की, उसमें भी अरशद शरीफ साहब आए और बड़ी तफसील के साथ तमाम खतरात से उन्होंने आगाह किया, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको देखा जाए। फिर ये जो रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, इसमें वो एक एक खतरे के बारे में तफसील से बता रहे थे। वहां मैंने भी बताया, साबिर शाकिर ने भी बताया, समी इब्राहिम साहब गए, उन्होंने भी बताया, बाकी लोग भी, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब भी, मुझे यहां तक याद है एक दिन वो भी गए थे। फिर इसके अंदर एक और चीज ये है कि जो FIRs कटी हैं हमारे ऊपर, ये दर्जनों FIR हर बंदे के ऊपर हैं। अरशद भाई पे गालिबन 16 FIR थी, 21 FIR मेरे ऊपर हैं, इसी तरह समी भाई के ऊपर हैं, साबिर भाई के ऊपर हैं। ये जो FIRs कटी हैं, इनका मतन देखा जाए कि ये एक जैसी FIRs कैसे कट गई पाकिस्तान के हर शहर में, 4-5 बंदों के ऊपर रातों रात और कटती चली गई। फिर देखा जाए कि ये जो मुद्दई हैं ये कौन लोग हैं, इनको बुलवाया जाए, इन तमाम मुद्दइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। जितने भी लोग हमारे खिलाफ मुद्दई बने हैं वो सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं। किसी का मंशियात का कारोबार है, किसी का कोई और जुए का कारोबार है, तो इस किस्म के क्रिमिनल्स को मुद्दई बनाया गया।
हमारे खिलाफ इन FIRs में, उनको बुलवाकर पूछा जाए कि उन पर किसने दबाव डाला मुद्दई बनने के लिए या ये FIR देने के लिए। इन तमाम FIRs की तहरीरें एक जैसी हैं, उसको भी चेक किया जाए। फिर ये देखा जाए कि अदालती अहकामात उन दिनों में क्या चल रहे थे जब हम अदालतों में जाकर इन FIRs को चैलेंज कर रहे थे। यानी मेरी कुछ FIRs डिसमिस हुई हैं अदालतों से, बाकी कुछ और लोगों की हुई हैं। मुद्दई आकर मुकर गए, उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं है FIR कैसे हो गई, हमारा तो ID कार्ड मांगा था और FIR दे दी। ये चीजें भी देखी जाए। फिर देखा जाए वो क्या हालात थे जिन हालात में अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। कौन था जिसने अरशद शरीफ को UAE से निकलवाया और ये सब वहां पे कैसे हुआ। फिर आखिरी चीज ये है कि आखिर में जाके कीनिया में क्या हुआ, ये आखिर में जाके आपने देखना है। एक्चुअली खुरा निकलता है पाकिस्तान के अंदर। अरशद शरीफ ने जिन दोस्तों से वो राब्ते में थे और उनको मालूमात दे रहे थे, वो सारी मालूमात उनके दोस्तों के इंटरव्यूज लें, उनसे शेयर करें। उनके जो प्रोड्यूसर हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन सबसे बात की जाए, उनसे पूछें कि मसला क्या था और मसला किससे था। अगर अरशद शरीफ आज जिंदा नहीं है ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिन लोगों ने अरशद शरीफ को धमकाया ना, उन्होंने साबिर शाकिर को धमकाया, उन्होंने मुझे भी धमकाया और बाकी दोस्तों को भी उन्होंने ही धमकाया। आप मुझे और साबिर शाकिर को बुला लें, मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, फिजिकली आ जाता हूँ, मुझे बुलवा लें और साबिर भाई को आप वहां से ऑनलाइन ले लें। हम आपको एक एक बंदे का नाम बता देंगे कि किस किस बंदे ने, किसने FIRs का नाम लेकर धमकाया, किसने फिजिकल टॉर्चर पे धमकाया, किसने जान से मारने पर धमकाया, किसने संगीन नताइज की धमकियां दी। यानी जिस जिस शख्स ने हमें सरकारी ओहदे के ऊपर बैठ के हमारे पैसों से तनख्वाह लेकर हमें धमकाया, हम एक एक का नाम बताने के लिए तैयार हैं। आपको वक्त भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, धमकी भी बताएंगे कि धमकी क्या दी थी, और मुंह के ऊपर ले जाएं वहां जाकर भी बताएंगे। तो हमसे सुन लें, हम बता देते हैं। जिन्होंने हमें धमकाया उन्होंने ही अरशद भाई को धमकाया। अगर ये सही से फैसला करना चाहें तो फिर ना, अगर ये इसकी जांच पड़ताल करना चाहें और अगर ये मुद्दे पर पहुंचना चाहें तब करेंगे ना। ये तो सिर्फ अवामी प्रेशर में। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनका मूड ही नहीं है। नहीं क्यों करेंगे जैस्मिन? दो बातें जैस्मिन, दो बातें। मैं अमीर एक ब्रेक ले लूं, सॉरी कथा कलामी माफ, मुझे ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लेती हूं। मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसी पॉइंट से दोबारा आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल की ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन। बोल ही आपको सिर्फ दिखा रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है, और मुल्क में इस वक्त एक बहुत बड़ी मार्च चल रही है। 6 महीने से इसका मोमेंटम बनाया जा रहा था, हकीकी आज़ादी मार्च। क्या हो रहा है, क्या गुफ्तगू है, क्या खबरें हैं, इस सब पर तज्जिया हो रहा है, बातचीत हो रही है। मेरे सीनियर कॉलीग्स मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात पे बात कर रही थी, और इमरान ने एक नक्शा खींचा था, एंड आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने कहा ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है। हम डायरेक्ट 10वें पॉइंट पे पहुंच गए हैं। हमें शुरू पहले पॉइंट से करना होगा। सबसे पहले वो क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ के गिर्द घेरा तंग किया गया और उनको यहां से जाने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेला वजह सहाफियों पे आपने FIR काटी, और ना सिर्फ उनको आपने FIR काट के हरासा किया, धमकियां दी, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अनोखा काम आपने ये किया कि पहली दफा मैंने देखा कि वो सहाफी जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ अज़म बरदार रहे और अज़म उठा के उनका बेड़ा चलते रहे, अपनी जानों तक पर खेल गए, बॉम्ब ब्लास्ट तक को कवर करते रहे, उन पे आपने दहशतगर्दी के मुकदमे कटवाए। ये इमरान रियाज मेरे कॉलीग हैं, इन पे आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कटवाया, आपने समी इब्राहिम पे कटवाया। अब पता नहीं अब मेरी शायद बारी आ जाएगी, लेकिन बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा अमल इन्होंने किया जो दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है। अमीर, आप कुछ कह रहे थे उस पॉइंट पर जब हमने ब्रेक ली थी। जी, 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा था। जैसे इमरान रियाज फरमा रहे थे कि इन लोगों के पास अरशद शरीफ से मुतल्लिक मालूमात थी या जो अरशद ने शेयर की, तो वो लोग भी आके उस कमीशन में अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ तो आप डॉक्टर शीरी मज़ारी की वो स्टेटमेंट याद रखें जो उन्होंने आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ का मैसेज पढ़ के सुनाया अपने फ़ोन से, जो अरशद ने उनको मैसेज किया जी कि असैसिन्स
मेरे पीछे भेजे गए हैं, कातिल मेरे पीछे भेजे गए हैं जो मेरा ताकुब कर रहे हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यस, ये उनके फोन में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये सारा नजला जो है वो गिराने की कोशिश की सलमान इकबाल पर। देखो जरा, सलमान इकबाल ने भी कह दिया है कि आप यूनाइटेड नेशन से इंक्वायरी करवाएं। अब बताएं, वालदा कह रही है, जिसको आप मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहा है कि आप यूनाइटेड नेशन से इंक्वायरी करवा लें। साफी कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन से इंक्वायरी करवा लें, FBI से करवाएं, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से करवाएं, जिससे करवाएं। फिर प्रॉब्लम, फिर किसको तकलीफ किसको है भाई? फिर क्यों नहीं करवाई जा रही जैस्मिन? ये तो प्राइम मिनिस्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मेरे ही कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मेरे से ही इजाजत ली, मुझे ही बताया गया। मैं आपको बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे वो क्यों मजबूर हुए? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे इसलिए मजबूर हुए कि ये हुकूमत अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद एक बयानिया भी नहीं बना सकी। कोई ऐसा बयानिया भी नहीं बना सकी जो इमरान खान के बयानिए के बराबर, तो क्या एक जरा बराबर भी आके खड़ा हो सकता। ये अपनी अफवाज पाकिस्तान का खुद ही दिफा नहीं कर सके, ये खुद दिफा नहीं कर सके। इन्होंने अपने हाथ पांव फूल गए इनके, इन्होंने अपने हथियार डाल दिए। इन्होंने कहा जी हम बड़े मजे से पीछे हो जाते हैं, एक बड़ी जमात का पॉलिटिकल लीडर है, इसको एस्टैब्लिशमेंट को आमने सामने कर दो, हमारे मजे ही मजे। ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जवाब देना। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतने सारे सहाफी मौजूद थे, किसी एक सहाफी ने इखलाकी जुर्रत करके ये सवाल किया कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, बेशक आप किसानों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अरशद शरीफ के हवाले से बताइए कि क्या क्या अहकामात हैं आपके, क्या हो रहा है इस कत्ल में, क्या इन्वेस्टिगेशंस है। चले सबको छोड़े, अमीर मुझे ये बताएं, फैसल वाडा तो चलते फिरते मौजूद है ना, हर जगह पे मौजूद। अता तारड़ साहब ने मुझे 3 दिन पहले कहा था कि उनका फोन का फॉरेंसिक किया जाएगा, क्यों नहीं बुलाया उनको अभी तक? मेरा ख्याल है ये जो आपने आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सहाफ़ियों का किरदार है ना, सिद्दीक चूंकि हमारे साथ मौजूद है तो मैं चाहूँगा ज़रा सिद्दीक रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं सिद्दीक। ये सहाफ़ी जब सामने पेश होते हैं प्राइम मिनिस्टर के या इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो क्यों नहीं सवाल करते तल्ख? सहाफ़ी का काम तो तल्ख सवाल करना है ना, सख्त सवाल करना है, बासपुरस करना है। वहां जाके ये क्या गुडी गुडी खेल शुरू हो जाता है? तल्ख तो छोड़े अमीर, सच्चा सवाल ही कर लेना। तल्ख तो चलो बात की हकीकत है, अगर आप डर भी रहे हैं सच्चा सवाल तो कर लो ना मेरे भाई। सच पूछने में कौन सी क़यामत आ जाएगी? एक इसमें तो 2-3 चीजें। एक तो यह है कि जब सवाल हो रहे होते हैं तो उसमें कई ऐसे रिपोर्टर्स और सहाफ़ी मौजूद होते हैं जिनका पता होता है कि क्या सवाल करेंगे, तल्ख सवाल करेंगे, सच्चा सवाल करेंगे, तो उनको मौका ही नहीं दिया जाता। सिलेक्टेड लोगों के सवाल कराए जाते हैं। आज आपने देखा नहीं है, मैं तो आज मार्च में था, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन सका, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने उस सीनियर सहाफ़ी पर जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया जो आज आपने ऐलान किया है। मैं उन्होंने कहा कि सदके जाऊँ आप पर, वारी जाऊँ, कुर्बान जाऊँ। और उन्होंने कहा कि मैं इत्तेहादी हुकूमत के एक एक फर्द का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे वो मीर अब्बास साहब वो याद आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तकरीब याद आ गई। आपको याद होगा 2013-14 में मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब चिन्योट के करीब गए थे, जहां पर बताया गया था कि तांबे की और पता नहीं क्या क्या चीजें निकल आई हैं, सोने के बाद से कर्जा उतर जाएगा, सोने की पता नहीं कौन कौन सी गाड़ें निकाल ली थी इन्होंने वहां। हाँ, अच्छा, उस दिन ना 2 बड़े जबरदस्त सवाल हुए थे। एक सहाफी ने कहा था कि मियां साहब अल्लाह ताला ने आपको इस कौम का बाप बना के और कुर्सी पर बिठाया है, ये एक सहाफी के अल्फाज थे। और उन्होंने कहा था मियां साहब आप मट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है। अच्छा, फिर उन्होंने हाँ, तभी हमने सदीक जान हमने देखा कि सोने की काने ही काने हैं पाकिस्तान में। ये सोने के कप में ही तो मैं पानी पी रही हूँ, कॉफी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज ये जो सोना और तांबा और इसकी सारे जखायर मिले हैं यहाँ पर, उन्होंने काने मिली। उन्होंने कहा था कि अब वो जल्द वक्त आने वाला है कि हम पूरे पाकिस्तान के मीडिया को बुलाएंगे, बुलाकर और मियां साहब जो है वो कशकोल को ऊपर उठाएंगे, छोड़ेंगे और कशकोल नीचे गिरेगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बस वो वक्त बहुत करीब है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, बदकिस्मती से ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये मिजाज बन गया है कि वो सिर्फ उन रिपोर्टर्स को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाती हैं जिनका उनको पता होता है कि वो कोई सख्त और तल्ख सवाल नहीं करेगा। ये बदकिस्मती से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बन गया। और एक और जो एक गलत चीज हो गई है वही हो गई है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का जो बीट रिपोर्टर है, अगर वो उससे सख्त सवाल करेगा उस पार्टी से, तो उसको उसके ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद खबरें आना बंद हो जाएंगी। अच्छा, वैसे सदीक जान मुझे एक ये बात बताइएगा, आपका बड़ा आप एक मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत आपकी जद्दोजहद है, एंड आई एम ट्रूली फॉलोइंग योर वर्क आल्सो, और उसके साथ साथ सारा दिन फील्ड में रहने के बाद हमारी ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बनते हैं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर यू। ये इल्जाम अच्छा हम पे भी लगता है, आपको पता है, आप ट्विटर खोल के देख लें, दीगर जगह पे ये देख लें, और अमीर इस पे भी जवाब दे दीजिएगा, बिकॉज
इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते कि हम दूसरों पे तनकीद करें, अपनी जात पे ना करें। हमें ये कहा जाता है कि भाई अगर आप इमरान खान का इंटरव्यू करने जाते हैं या जब आप तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं तो आप तो मीठी मीठी गुफ्तगू करते हैं, आपने कौन सा उनसे सख्त सवाल कर लिया? अच्छा, वैसे मुझे तो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया ही नहीं, मैं तो उनकी जब वो पावर में थे मैं तो उनकी कोई गुड बुक्स में था ही नहीं इतना, तो मुझे तो दिया ही नहीं है, इसलिए मैं तो इस इल्जाम से बरी जिम्मा हूं। आप इससे बरी वो जमा ये इससे बरी हो, लेकिन अब आपको फवाद चौधरी ने ऑफिशियली इनवाइट कर ली है तो आप चले जाएं सख्त सवाल लेके, सख्त सवालनामा। अब तो ऑन एयर इनविटेशन आ गया ना, फिर अब तो चले जाएंगे, अब तो ऑन एयर इनविटेशन आ गया। तो देखिए ये जो साइको फैंसी मैं बताऊं, जो चापलूसी करते हैं सहाफी, साइको फैंसी जैसे सदीक बता रहे थे, वो जिनका आज जिक्र किया, उन सहाफी ने, उमर रसीदा सहाफी है, मैं चले उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब मैं पूरी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। भाई कौन है आप? ये किसने कौम ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप प्राइम मिनिस्टर का ये सहाफी का काम है? कहते कौन है आप? हाँ, अगर आप किसने आप मामले रखते हैं कौम के? अच्छा, या तो प्राइम मिनिस्टर ने आज कोई यूनाइटेड नेशंस के तहत कोई इंक्वायरी कमीशन बनाया था, तो फिर आप ये जुमला कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैं पाकिस्तान की सारी सहाफती बरादरी के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूं, तो मैं आपके हाथ चूमता। आप तो वह चौपलूसी कर रहे हैं बैठ के। एक दफा शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे तो जामिया नईमिया लाहौर का एक बहुत मोतबर और बड़ा एक मजहबी मकाम है और मदरसा, वहां पे शहबाज शरीफ साहब एक तकरीर करने गए, बड़ी मारूफ तकरीर थी उनकी, उसमें उन्होंने बड़े कुछ मुतनाज़िया बातें भी की थी तालिबान के हवाले से। तो जब तकरीर करके मियाँ साहब नीचे उतरे तो हर जगह पे चूंकि चापलूस और साइकोफैंट्स खड़े होते हैं, तो एक चापलूस खड़े हुए, उन्होंने कहा मियाँ साहब, अब ये मैं आपको आई विटनेस अकाउंट बता रहा हूं कि मियाँ साहब आज तो आपने जो तकरीर की है, आज आप विंस्टन चर्चिल लग रहे हैं। तो वहां एक और साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा यार ये तो काम खराब हो गया है, ये तो इसने तो विंस्टन चर्चिल बना दिया है। उसने कहा यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं, विंस्टन चर्चिल तो प्राइम शहबाज शरीफ साहब पहले हुआ करते थे, आज तो वो अब्राहम लिंकन लग रहे हैं। तो ये यहां पे इस तरह मुकाबले होते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए मतलब ठीक है, जी सदीक प्लीज बोलिएगा। मैं लास्ट 30 सेकंड्स है, 10 सेकंड्स है सदीक आपके पास, बिकॉज़ 20 सेकंड्स में मैंने वाइंड अप करना है। चले मैं कल आपको फिर ये वाकया सुनूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एहतसाब अदालत में क्या हुआ था जब ये सब पेश होते थे, तब क्या हुआ करता था, कल आपको बताऊंगा। ये कल जरूर आपने बताना है, और कल कुछ वाकयात मेरे पास भी हैं। बस ये करें कि कल खैर का दिन हो। सुनने में आ रहा है कि शायद नवंबर का महीना है ना, ठंड शुरू होने वाली है, एक तरफ सियासत की गर्मी और दूसरी तरफ ठंड। अमीर क्यों हंस रहे हैं? आपको भी कुछ पता चल गया भाई, सबको पता चल गया। इमरान रियाज भाग गए हैं, उनको सब कुछ पता था। लेकिन बहरहाल कहते हैं ना, जब कुछ पता हो या ना पता हो, बस बिलावजह नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा कि जहां हम खुले हैं वहां पे भी हम बंद हो जाएं। बहरहाल अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो इस मेरे ट्रांसमिशन में नाज़रीन जिन जिन लोगों ने, मेरे कॉलीग्स ने पार्टिसिपेट किया, उनका भी शुक्रिया, पूरी ट्रांसमिशन टीम का भी शुक्रिया, आप सब लोगों का भी शुक्रिया। आप हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, और अगर हमारे अंदर कोई कोताही या कोई कमी नज़र आती है तो उसका भी फीडबैक दें और ज़रूर दें। ट्विटर पर आप मुझे लिख सकते हैं बोल न्यूज़। अगर आपके घर नहीं आ रहा तो केबल ऑपरेटर्स को फ़ोन करें और उनसे पूछें क्यों नहीं आ रहा और क्या वजह है कि वो जगह जगह उसको बंद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं आ रहा तो हमारी YouTube की जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, और आप YouTube पे अपनी मनपसंद इंटरव्यूज भी देख सकते हैं, हकीकी आज़ादी मार्च भी देख सकते हैं, और कोई चीज़ आपको पसंद है वो भी देख सकते हैं। बहरहाल जब तक पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल टर्मोइल जारी रहेगा और किसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, हमारी ट्रांसमिशन तो जारी रहेगी और हम यूं ही दिखाते रहेंगे सच जो हो रहा है इस वक्त मुल्क में और जो अवाम देखना चाहती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।